बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12, ठीक है, क्लास 12 का, जिसका नाम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। से पहले हमने 11 चैप्टर को कंप्लीट किया है, नहीं देखा वो चीज़ तो एक बार जाके उसको भी देख लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है? इट डील्स विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंगी, प्लांट, एनिमल्स एक्सेट्रा, ठीक है। एग्जांपल थेराप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस फूड, बायोरेमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन एक्सेट्रा। ये एक ऐसा फील्ड है जिससे हम बायोफार्मास्यूटिकल्स, बायोलॉजिकल्स, देखिए बहुत सारी चीज़ें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, मेडिसिन बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए से, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ नोट क्या करना है, बायोरेमेडिएशन के बारे में देख लो एक बार, क्या होता है क्या है, ठीक है। सो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लिविंग और डेड ऑर्गेनिजम्स आर यूज टू रिमूव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन फ्रॉम एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा, ठीक है। इसको हम बायो रेमेडिएशन कहते हैं, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस देखते हैं, जिसकी वजह से इस चैप्टर का नाम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पड़ा है, ठीक है। कौन कौन से एप्लीकेशन है? तो सबसे पहला बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन एग्रीकल्चरल फील्ड में फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, ठीक है। तो पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ये क्या होता है? इट इज़ यूजेस केमिकल फर्टिलाइजर फॉर बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप। इसमें केमिकल फर्टिलाइजर खेत में यूज़ करते हैं ना, उस तरह की खेती इसमें आती है, ठीक है। सेकेंड है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। इन दिस living organisms, mainly bacteria, fungi, cyanobacteria, are used to increase the crop yield. Green revolution is also its example, है ना, which hybrid crops used to increase crop yield. ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में। चैप्टर 10 में आपको ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में पता चल जाएगा, जाके एक बार देख लो। थर्ड पॉइंट है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ये इंपॉर्टेंट है, देखो। प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी, एनिमल्स whose genes have been altered by manipulation and insertion आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यानी कि प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, फंगी हो या एनिमल हो, किसी के भी जीन्स को अल्टर किया गया है बाय इंसर्शन, है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया है, तो उसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है जीएमओस का, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का? देखो, पहला, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट, इन सबसे बचाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस। हाइब्रिड बोल सकते हो, जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप, है ना। तो सेकेंड पॉइंट क्या है? रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप, यानी कि फर्टिलाइजर्स पे बेस्ड हम लोग को निर्भर नहीं रहना होगा, क्योंकि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर क्रॉप है वो बहुत ही ज़्यादा सक्षम होगा, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, हेल्प टू रिड्यूस द पेस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, यानी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद जो दाने झड़ जाते हैं ना खेतों में, वो नहीं झड़ेंगे, क्योंकि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होंगे वो बढ़िया होंगे, है ना। इन चीज़ से हम उसको बचाने के लिए ही मॉडिफाई करेंगे, ओके। फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट्स, दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। यानी कि मिनरल यूजेस बेटर होंगे प्लांट्स के द्वारा जो टेकअप किया जाता है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। फिफ्थ पॉइंट, एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, जैसे कि विटामिन ए, इनरिच राइस, गोल्डन राइस वगैरह होते हैं ना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में। तो बीटी क्रॉप्स जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड है, देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है। तो बीटी क्रॉप एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजिएंसिस, ठीक है। उसके पास बीटी टॉक्सिन जीन होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट without need of fertilizer, insecticide from, ठीक है, that is forms a biopesticide, ठीक है। if this bt toxin gene is inserted into some crops, then the crop get resistance to insect or pest, ठीक है, like bt cotton, bt corn, bt rice, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन एक्सेट्रा, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बीटी कॉटन बता देते हैं, वन ऑफ दिस एग्जांपल, ठीक है। तो बीटी टॉक्सिन जीन were isolated from Bacillus thuringiensis, clear, and incorporated into the several crops। हम कॉटन के प्लांट में डाल दिया उसको, सच एज कॉटन, है ना। अब बीटी टॉक्सिन जीन इसमें है, अब इंसेक्ट इसको खाएगा बीटी टॉक्सिन जीन को, ठीक है। तो जो क्या होगा, एक प्रोटीन होता है उसके अंदर, है ना, ये बीटी टॉक्सिन जीन की वजह से एक प्रोटीन रिलीज होता है, प्रोटीन कोडेड बाय द जीन कॉल्ड cry1ac एंड cry2ab। cry1ac एंड cry2ab जो कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवर्म और मोरल को, यानी कि cry1ac नाम का जो जीन है वो प्रोटीन को कोड करेगा, ठीक है। जो प्रोटीन क्या करेगा, कॉटन बॉलवर्म्स को मारेगा, और क्राई सेकेंड ए बी नाम का जो ये जीन है
वो एक और प्रोटीन को कोड करेगा जो कि कॉर्न बोरर को मारेगा। ठीक है, तो नोट क्या करना है, प्रोटीन जो होता है CRY कैपिटल से शो किया जाता है और स्मॉल से जीन को शो किया जाता है। इतना ही याद रखना है। Cry1AC जो है कॉटन बॉलवॉर्म्स को रोकेगा। ठीक है, AC से कॉटन बॉलवॉर्म्स। ठीक है, और Cry2AB जो है वो कॉर्न बोरर को, B है तो बोरर, ठीक, कॉर्न बोरर को रोकेगा। दोनों नीट में आ चुका है। अब ये एक्शन, मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, बीटी टॉक्सिन जीन का कैसे काम करता है। तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ बीटी टॉक्सिन जीन्स है ना, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ये काम कैसे करता है, कैसे इंसेक्ट्स मर जा रहे हैं इसको खाने के बाद, वो देखते हैं। तो बीटी टॉक्सिन जीन्स आर इनएक्टिव व्हेन दे आर इन द प्लांट बॉडी। जब प्लांट बॉडी के अंदर है बीटी टॉक्सिन जीन तो वो इनएक्टिव है, बट वेन एवर एनी इंसेक्ट ईट दैम देन दिस टॉक्सिक जीन्स गेट्स एक्टिवेटेड ड्यू टू द एल्कलीन pH ऑफ द गट ऑफ इंसेक्ट। यानी कि जब कोई इंसेक्ट इसको ईट खाता है देन ये टॉक्सिक जीन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, है ना, ड्यू टू द एल्कलीन pH। किस pH की वजह से, एल्कलीन pH की वजह से। किसके, इंसेक्ट के गट, ये गट है ना इंसेक्ट का, उसमें एल्कलीन pH होता है, उसका pH एल्कलीन होता है, एल्कलीन नेचर का होता है, जिसके कारण ये जो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जिसके कारण वो क्या करता है, वो मतलब कि जो बीटी टॉक्सिन जीन है वो बाइंड करता है सरफेस से, किसके, सरफेस ऑफ मिड गट ऑफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंसेक्ट एंड क्रिएट पोर्स। पोर्स क्रिएट करता है और करता है क्या, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और लाइसिस, यानी कि फूलना और फूटना। दैट इज़, देखो इंसेक्ट के बॉडी के बाहर था, यानी कि प्लांट बॉडी में था बीटी टॉक्सिन जीन, तो वो इनएक्टिव था। जैसे ही इंसेक्ट ने ईट किया उसको तो उसके गट में आया वो टॉक्सिक जीन। ठीक है, और यहाँ पे आके एक्टिवेट हो गया क्योंकि एल्कलीन pH था यहाँ पे, एल्कलीन pH की वजह से एक्टिवेट हो गया। और जैसे ही एक्टिवेट हुआ, ठीक है, उसने क्या किया, क्रिएट किया पोर, है ना, कहाँ पे वो बाइंड हुआ पहले, तो कहाँ पे, सरफेस ऑफ मिड गट ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड क्रिएट किया पोर और स्वेलिंग किया और लाइसिस किया, मतलब फूलोया उसको और फोड़ दिया। ठीक है, इसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो गई। तो क्वेश्चन आता है नीट में डायरेक्ट यहाँ से कि बीटी टॉक्सिन जीन एक्टिवेटेड ड्यू टू द एल्कलीन pH ऑफ द गट ऑफ इंसेक्ट, एल्कलीन pH ऑफ द गट ऑफ इंसेक्ट। बस इतना ही लिखना है आपको, इतना ही नीट में आता है। ठीक है, अब कुछ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट देखते हैं। ठीक है, यानी कि किसी पेस्ट से रेजिस्टेंस कोई प्लांट कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये नेमाटोड, एक नेमाटोड है मेलिडोगायनी इनकॉग्निटा नाम से, जो कि इन्फेक्ट करता है किसको, रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट। यहीं से नीट में क्वेश्चन आ गया था कि मेलिडोगायनी इनकॉग्निटा जो कि नेमाटोड है वो किस चीज़ को इन्फेक्ट करती है, रूट को, किसके, टोबैको प्लांट के। क्लियर, और क्या करती है, ग्रेट रिडक्शन द यील्ड ऑफ टोबैको। क्लियर, ठीक है, इस चीज़ को बचाने के लिए, है ना, इस लॉस को बचाने के लिए, टू प्रिवेंट दिस लॉस अ प्रोसेस कॉल्ड RNA इंटरफेरेंस इज डन। यानी कि RNA इंटरफेरेंस का सहारा लिया गया। ये क्या होता है ये बताते हैं। ठीक है, दिस मेथड, RNA interference method involves the silencing of specific mRNA due to complementary double-stranded RNA molecule that bind to the and prevent the translation of mRNA silencing। देखो भाई, सिंपल सी बात है, RNA जो है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और ये डबल स्टैंडर्ड RNA होता है ना, डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, वो कभी भी प्रोटीन नहीं बनाता है, ट्रांसलेशन नहीं करता। ठीक है, तो मान लो एक RNA है जो कि डिसीज़ कर रही है, डिसीज़ का कारण है, जो कि प्रोटीन बनाएगी। प्रोटीन जो है वो क्या करता है, एंजाइम बनाएगा, और एंजाइम की वजह से ही एक्शन होगा, और एक्शन की वजह से ही डिसीज़ पैदा होगी प्लांट में, और वो प्लांट का रिडक्शन होगा यील्ड में। क्लियर है, तो अगर mRNA को साइलेंस कर देंगे प्रोटीन नहीं बनेगा, तो प्रोटीन नहीं बनेगा तो एक्सप्रेशन नहीं होगा, एक्सप्रेशन नहीं होगा तो डिसीज़ पैदा नहीं होगी प्लांट में, यील्ड कम नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को साइलेंसिंग कहते हैं। क्लियर है जी, तो सिंपल सी बात है। प्रिवेंट ट्रांसलेशन मीन्स प्रिवेंट प्रोटीन फॉर्मेशन, एंड वी नो प्रोटीन एंजाइम होता है और परफॉर्म करता है एक्शन एंड इन एनी ऑर्गेनिज्म। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो पैथोजन का एक्शन भी नहीं होगा, दैट इज़ प्लांट गेट्स प्रोटेक्टेड। क्लियर, तो एग्जाम्पल क्या है इसका, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स, बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स वेर इंट्रोड्यूस इनटू द प्लांट्स। यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है कि नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स, इसको साइलेंस करने के लिए चाहिए, उसको हमने इंट्रोड्यूस कराया होस्ट प्लांट में। द इंट्रोडक्शन ऑफ DNA वॉज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस RNA। यानी कि देखो DNA के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक स्ट्रैंड ने सेंस RNA बनाया, एक ने एंटी सेंस RNA बनाया। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड टूट गए, सेंस और एंटी सेंस RNA बनाया इन द होस्ट सेल। ठीक है, अब ये क्या करेगा, दीज टू RNA बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये RNA जो है कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, है ना, किससे, नेमाटोड के RNA से, है ना। दिस टू RNA बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड RNA। इन्होंने
डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाया दैट इनिशिएटेड आरएनए इंटरफेरेंस एंड thus साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द नेमाटोड. आफ्टर दैट पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव एंड द ट्रांसजेनिक प्लांट इटसेल्फ गेट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम पैरासाइट. यानी कि देखो कुछ समय बाद जो है ना, जो नेमाटोड स्पीसीज था वो खुद ब खुद मर गया, क्योंकि क्या हुआ, उसका आरएनए जो है कॉम्प्लीमेंट्री हो गया था, प्रोटीन नहीं बन पाया, वो कुछ कर नहीं पाया, तो वो ऑटोमेटिक मर गया. क्लियर, अपने एक्शंस को शो नहीं कर पाया तो वो बेचारा मर गया. क्लियर है जी. इस तरीके से आरएनए इंटरफेरेंस काम करती है. क्वेश्चन कहाँ से आता है, नोट यहाँ पे लिख लो. तो पहली चीज़ है DNA डबल स्टैंडर्ड आरएनए कैन नॉट फॉर्म प्रोटीन दैट इज कुड नॉट परफॉर्म ट्रांसलेशन. सेकेंड पॉइंट जहाँ से नीट में क्वेश्चन आता है, मेलिडोगानी इनकॉग्निटा जो कि नेमाटोड है, इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स. ये भी नीट का क्वेश्चन है. थर्ड पॉइंट, टोबैको प्लांट्स रेजिस्टेंस टू नेमाटोड हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ DNA that produces both sense and antisense RNA in the host cell. ये भी नीट का क्वेश्चन है. द लास्ट वन जो कि नीट में आया नहीं है बट आ सकता है, वो क्या है, द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी फ्रॉम वायरस हैविंग RNA जीनोम्स और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, जिसे हम ट्रांसपोसन्स कहते हैं. मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जिसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है उसे ट्रांसपोसन्स कहते हैं, उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है. ठीक है. दैट रेप्लिकेट थ्रू RNA इंटरमीडिएट, दैट रेप्लिकेट थ्रू द RNA इंटरमीडिएट. ठीक है. यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री RNA का सोर्स जो है एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया भी है. क्लियर. अब क्वेश्चन देख लेते हैं इससे क्वेश्चन कैसे आता है. इन RNA इंटरफेरेंस RNAi द जीन्स आर साइलेंट्स यूजिंग, किसको यूज़ करके किया गया था, डबल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड RNA, या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA. देखो हमने किसको यूज़ किया, डबल स्टैंडर्ड RNA को. क्यों, बिकॉज डबल स्टैंडर्ड RNA कैन नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन. क्लियर है जी. सेकेंड क्वेश्चन, BT कॉटन वेराइटी रेजिस्टेंस टू, BT कॉटन वैरायटी किससे रेजिस्टेंस है, इंसेक्ट और पेस्ट से, इंसेक्ट और पेस्ट से. क्लियर. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट ट्रिगर्स द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन टू एक्टिव टॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis से बताया, अल्कलीन pH ऑफ गगट. ठीक है, यही है आंसर है इसका. ठीक है, सब नीट का क्वेश्चन है. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ टोबैको प्लांट इन्फेक्टेड बाय मेलिडोगाइन इनकॉग्निटा, ये नेमाटोड है जो कि रूट को अफेक्ट करता है. क्लियर है जी. तो यहाँ पे आपका रूट लिखा हुआ है. तो लास्ट नॉट बट द लीस्ट, अब हम करते हैं, वो कंप्लीट हो गया. अब बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन मेडिसिन पढ़ते हैं. हमने क्रॉप्स पे देख लिया है ना, प्लांट्स पे देख लिया, अब हम मेडिसिन पे देखेंगे. तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी प्रोसेस हैव बीन मेड द रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स दैट डू नॉट इंड्यूस एनी अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स एज इट कॉमन केसेज ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉन ह्यूमन सोर्सेज. देखो नॉन ह्यूमन सोर्स यानी एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब से हम मेडिसिन बनाते हैं. ठीक है. तो उससे कुछ साइड इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, अनवांटेड साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. ठीक है. जिसके कारण बहुत ज़्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम होती है. ठीक है जी. लेकिन जब हम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक से यूज़ करके इस चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं तो उससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. ठीक है. और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बहुत ही लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. ठीक है जी. ऐसी चीज़ को बताया है. एंड अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूजेस इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में 30 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन थेराप्यूटिक्स जो है वो बिक रहे हैं. ठीक है. उनमें से 12 जो है हमारे इंडिया के हैं. बहुत बड़ी बात है. इन इंडिया 12 ऑफ दिस प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड. इनमें से 12 जो रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स है उसे बेचा जा रहा है. यानी कि इतनी बढ़िया चीज़ जो है मेडिसिन है वो इंडिया में भी बेची जा रही है. क्लियर. हम नीचे देखते हैं, फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द मेडिसिनल फील्ड. ठीक है. सबसे पहला है ह्यूम्यूलिन, जो कि नीट में डायरेक्ट, पहला तो यहीं से क्वेश्चन ले लो यार. ह्यूमन इंसुलिन को हम प्यार से ह्यूम्यूलिन कहते हैं, या फिर बोल सकते हो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कहते हैं. तो इसको पूरा डिटेल में देखते हैं कि ये होता क्या है. तो ह्यूम्यूलिन या ह्यूमन इंसुलिन क्या होता है. इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज़ वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बीटा. देखो सबसे पहले बता देता हूँ, इंसुलिन एक हार्मोन है और ग्लूकागन एक हार्मोन है. ठीक है. बीटा सेल से ये रिलीज़ होता है, अल्फा सेल से ये रिलीज़ होता है. किसका, पेंक्रियाज से. पेंक्रियाज में आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस होता है जिसमें अल्फा और बीटा सेल्स होता है. अल्फा से ग्लूकागन, बीटा से इंसुलिन. ठीक है. तो इंसुलिन जो होता है ना, इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज की लेवल को डाउन करता है शुगर में. यानी कि एक तरह से बोले तो डायबिटीज़ से बचाता है. ठीक है. शुगर कंटेंट को, ग्लूकोज को कम करता है हमारे ब्लड में. ठीक है. ये काम होता है इंसुलिन का. जब ये ख़राब हो जाता है
है ना, इंसुलिन कम बनता है बॉडी में, या इससे कुछ रिलेटेड जो जीन है वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण इंसुलिन की कमी आती है, तो पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाते हैं, तो उनके लिए इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि वो ठीक रहे। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब पहले क्या होता था, हम पिग, जो सुअर वगैरह होते हैं ना, पिग वगैरह होते हैं, उनसे निकालते थे पहले, उनके पैंक्रियाज से निकालते थे इंसुलिन को, तो उससे कई पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शंस होते थे। तो उस वजह से अब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से अब इंसुलिन को बनाते हैं। तो देखते हैं कैसे बनता है ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज़ वॉज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ द लिवर ऑफ पिग्स कैटल, ड्यू टू विच सम पेशेंट्स जो है वो एलर्जी होता था उनको, एंड अदर टाइप ऑफ साइड इफेक्ट होता था। ठीक है, तो इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इंसुलिन में 2 चेन्स होते हैं छोटे छोटे, चेन ए और चेन बी, जो कि एक दूसरे से लिंक होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से या डाइसल्फाइड ब्रिजेस से, जो कि नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पूछा जाता है कि इंसुलिन की चेन ए और चेन बी दोनों किससे जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। क्लियर है, इंसुलिन एक प्रोटीन होता है ना, याद रखना, प्रोटीन मतलब कि हार्मोन। क्लियर। अब इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन, यानी कि हम में भी जो इंसुलिन है वो प्रो हार्मोन की तरह, यानी कि नॉट मैच्योर्ड ना, मतलब कि अर्ली मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से पहले, प्री मैच्योर। ठीक है, प्री मैच्योर भी नहीं बोल सकते इसको, बोलेंगे कि प्रो हार्मोन है, मतलब अभी मैच्योर नहीं हुआ, मैच्योर होगा बाद में। तो ऐसे ही स्टेट में प्रो हार्मोन के रूप में हमारे अंदर भी सिंथेसाइज होता है। ठीक है, लाइक प्रो एंजाइम, द प्रो हार्मोन आल्सो नीड टू बी प्रोसेस बिफोर इट गेट्स फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। ठीक है, फंक्शनल हार्मोन से होने से पहले या फंक्शन प्रोड्यूस करने से पहले उसको पूरी तरीके से मैच्योर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इमैच्योर इंसुलिन कंटेन्स एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड। ठीक है, इमैच्योर इंसुलिन के अंदर एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड होता है, उसको बताएंगे आपको, एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड ये वाला, ठीक, ये वाला एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड होता है। ठीक है, व्हेन इट गेट्स फुल्ली मैच्योर, इसका एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड जो है डिटैच होता है इससे, है ना, एंड ओनली चेन ए और चेन बी जो होते हैं वो लिंक्ड रहते हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। डायग्राम देखो। ठीक है, तो ये प्रो इंसुलिन है और ये मैच्योर इंसुलिन है। प्रो इंसुलिन में एक चेन, बी चेन, ए चेन, बी चेन और सी चेन है, 3 चेन है, बताया था। एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड जो है वो होता है किसमें, प्रो इंसुलिन में। ठीक है, जब ये मैच्योर हो जाता है, जब ये मैच्योर हो जाता है तो एक्स्ट्रा फ्री सी पेप्टाइड जो है अलग हो जाता है, और ए और बी जो पेप्टाइड है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये मैच्योर इंसुलिन है। मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन, ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि मेन चैलेंज जो होता है इंसुलिन को बनाने में, ठीक है, द मेन चैलेंज फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वॉज गेटिंग द इंसुलिन इन द मैच्योर फॉर्म। मैच्योर फॉर्म में हमें कैसे मिले, यही सबसे बड़ा हमारा दिक्कत होता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कंपनी आगे आई 1983 में, जिसका नाम था इली लिली। एक अमेरिकन कंपनी थी, इसने प्रिपेयर किया 2 डीएनए सीक्वेंस जो कि सिमिलर थे चेन ए और चेन बी के जैसे इंसुलिन के। ठीक है, दोनों डीएनए सीक्वेंस को एक्सट्रैक्ट किया, निकाला गया और दोनों को जोड़ दिया गया डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, इस तरीके से बन गया पूरा एक मैच्योर इंसुलिन। यानी कि उन्होंने क्या किया, 2 डीएनए के सीक्वेंस बनाए, चेन ए के जैसा और बी के जैसा दिखने वाला, दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। ठीक है, और बन गया हमारा मैच्योर इंसुलिन। ये इनकी टेक्निक थी, लिली अमेरिकन कंपनी 1983 में। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, मैच्योर इंसुलिन बनाया यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बाय यूज़ ऑफ प्लाज्मिड ऑफ ई कॉली बैक्टीरिया के प्लाज्मिड का यूज़ करते हुए। अब कैसे यूज़ किया 11 चैप्टर देखो, समझ आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड, यहाँ तक का हो गया। अब सेकेंड एक एग्जाम्पल है मेडिसिनल फील्ड में। ठीक है, क्या बोलते हैं इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो जीन थेरेपी हम देखें अभी। ठीक है, एक काम करते हैं, जीन थेरेपी को ना नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। ठीक है, और इसको यहीं पे एंड करते हैं। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दिए। ओके।